सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरआरबी टेक्नीशियन का 10 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेना है कि किस प्रकार की जो है आज आपके 10 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है संदीप राणा हो गए, खुशी कुमारी हो गई, चंदन हो गए, इसके अलावा राजू लोढ़ा हो गए। इन सभी को जो मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि एग्जाम होने के बाद जो है ना, इन्होंने लगभग बहुत सारे प्रश्न जो है वो टेलीग्राम पर जो वो लिख कर भेजे हैं। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। या फिर आप बहुत सारे बच्चे ये बोलते भी, जैसे कि 9 का कल आपका थर्ड शिफ्ट का वीडियो मैं नहीं ला पाया था क्योंकि क्वेश्चन ही बच्चे द्वारा मुझे नहीं मिल पाया। अब कमेंट्स करो चाहे जो करो, अब क्वेश्चन ही बच्चे द्वारा जो एग्जाम देकर आएंगे नहीं मिल पाएगा, तो मैं थर्ड शिफ्ट का वीडियो कहाँ से लेकर आ पाऊंगा। जैसे कि आज ही देख लीजिए, आपका 10 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट में लगभग इन सभी बच्चों ने जो है क्वेश्चन भेजा था। तो देखिए, जब भी आपका एग्जाम होता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि क्वेश्चन भेजा कीजिए, तभी तो वीडियो अपलोड हो पाएगा ना। आप क्वेश्चन ही नहीं भेजोगे तो वीडियो कहाँ से अपलोड होगा। तो ये टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहां से ज्वाइन करके जो है क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिएगा। अगर टेलीग्राम में आपको मैसेज सेंड करने का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है तो मैं तो आपको बोलता हूँ कि टेलीग्राम पर जाकर जो है आप स्टडी फॉर यू 450 आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आप डायरेक्टली भी जो है मैसेज भी जो वो कर सकते हैं। तो इतना तो कर ही सकते हैं आप एग्जाम देने के बाद, तो इस पर जो आप डायरेक्टली मैसेज जो वो जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना संविधान संशोधन की प्रक्रिया से जो आपका संबंधित है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का भाग 20 के अंतर्गत जो है ना अनुच्छेद 368 जो है संसद को संविधान और इसकी प्रक्रियाओं को जो है संशोधित करने का शक्ति जो आपका प्रावधान करता है। और आपका जो ये जो प्रावधान है ना, ये किस देश के संविधान से आपका प्रेरित है। तो ये जो आपका संशोधन करने का जो प्रावधान है ना, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो आपका लिया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और अनुच्छेद 368 की बात कर ले तो ये इसके तहत जो है ना संसद संविधान में जो है किसी भी हिस्से यानी मूल ढांचे को छोड़कर जो है ना इसमें आपका बदलाव या फिर आपका परिवर्तन या फिर आपका निरसन जो ये आपका कर सकता है। और संशोधन के लिए मुख्य रूप से आपका विशेष बहुमत की भी जो है ना ये आपका आवश्यकता होती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अनुच्छेद से आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अन्य अगर आर्टिकल की बात कर ले तो ये अनुच्छेद 352 जो है ना ये आपका नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल से जो आपका संबंधित है, जो कि आपका युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर आपका सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो है ना राष्ट्रपति पूरे भारत या फिर उसके किसी हिस्से में जो है ये आपके आपातकाल की घोषणा जो है अनुच्छेद 352 के तहत जो वो कर सकते हैं। अनुच्छेद 360 की बात कर ले तो ये जो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल से जो आपका संबंधित है। यदि देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा हो तो राष्ट्रपति इसे जो आपका लागू कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि भारत में अब तक कभी भी जो है ना आपका वित्तीय आपातकाल जो है आपका लागू नहीं किया गया है। अनुच्छेद 370 की बात कर ले तो ये आपका जम्मू कश्मीर को जो है विशेष दर्जा जो आपका प्रदान करता था, जिसे आपका अगस्त 2019 में जो है भारत सरकार के द्वारा आपका निष्प्रभावी जो आपका कर दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान में सिंगल सिटीजनशिप जो है ना यानी एकल नागरिकता की अवधारणा जो है किस देश से आपका लिया गया, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ना ये आपका यूनाइटेड किंगडम यानी आपका ब्रिटेन देश के संविधान से जो आपका लिया गया है। और इस प्रावधान के अनुसार जो है भारत में केवल भारतीय नागरिकता मतलब कि आपका प्राप्त है, न कि किसी राज्य की अलग नागरिकता जो वो प्राप्त है। तो ऑप्शन बी ब्रिटेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में जो है ना
पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकाने को नष्ट करने के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन जो आपका चलाया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 22 अप्रैल 2025 को जो है ना जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आपका भीषण आतंकी हमला हुआ था, जिसमें आपके 26 नागरिकों की जो है ना ये आपका मृत्यु जो वो हो गई थी। और मतलब कि इसी प्रतिशोध में भारत ने जो है ना 7 मई 2025 को जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी ऑपरेशन सिंदूर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित प्रसिद्ध संगीतकारों को उनके संबंधित वाद्यंत्रों के साथ सही मिलान करना था, यानी मैच द फॉलोइंग जो आपको करना था, जहां पर आपके 4 नाम जो वो दिए गए थे, जैसे कि आपका बिस्मिल्लाह खान दे दिया गया था, अनुष्का शंकर दे दिए गए थे, और अली अहमद हुसैन खान आपका नाम दे दिया गया था, और TH विनायक राम, इन चारों का नाम जो वो आपका दे दिया गया था। और इस प्रकार के 4 आपके मतलब कि मिलान जो वो करना था, जहाँ पे इस प्रकार के जो है ना आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए कल ही मैंने आपको बताया था इन सभी का जो है मतलब कि प्रमुख वाद्ययंत्र और उनके कलाकारों का नाम। तो सबसे पहले अगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात कर ले तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये आपके भारत के जो है ना सबसे प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, और इन्हें आपका 2001 में जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जो आपका सम्मानित किया गया था। यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये आपके शहनाई वाद्ययंत्र से संबंधित है। अनुष्का शंकर की बात कर ले तो ये आपके एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं, और दिग्गज पंडित मतलब रविशंकर की जो है ना ये आपके सुपुत्री हैं, और इन्होंने विश्व स्तर पर जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत को भी जो है नई पहचान भी जो ये आपके दिए हैं। यानी अनुष्का शंकर का जो संबंध है ये आपके सितार वाद्यंत्र से है। अली अहमद हुसैन खान की बात कर ले तो ये आपके भारत के प्रमुख शहनाई वादकों में से जो है एक जो आपके माने जाते हैं, और इन्हीं के द्वारा 1973 के दूरदर्शन के उद्घाटन सत्र में जो है ना ये आपका शहनाई जो आपका बजाया गया था। और ये आपके बिस्मिल्लाह खान के जो है समकालीन प्रसिद्ध कलाकार भी जो आपके रहे थे। TH विनायक राम की अगर मैं बात कर लूँ तो इन्हें आपका विक्कू या फिर विनायक राम के नाम से भी जो आपका जाना जाता है। और ये जो आपका घटम यानी मिट्टी के घड़ा बजाने वाले दक्षिण भारत के जो है ना महान कर्नाटक संगीत का मतलब कि संगीतज्ञ हैं, और इन्हें ग्रैमी पुरस्कार से भी जो है आपका नवाजा जा चुका है। यानी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो देखिए बिस्मिल्लाह खान ये जो आपके शहनाई वाद्यंत्र से आपके संबंधित है। अनुष्का शंकर जो है ये आपका सितार वाद्यंत्र से संबंधित है। अली अहमद हुसैन ये भी आपके जो है वो शहनाई वाद्यंत्र से संबंधित है। TH विनायक राम ये आपके घटम से संबंधित है। तो 3, 1, 4 और 2 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो आपका ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय पार्क के संदर्भ में जो है ना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को जो आपको चुनना था, जहां पर इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में सबसे पहले अगर कंजर्वेशन की बात कर ले यानी संरक्षण का दायरा क्या है, तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना एक आपका बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। अक्सर इसमें कई नेशनल पार्क या फिर अभ्यारण्य भी जो है ना ये आपके शामिल हो सकते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व का जो उद्देश्य है ना ये जैव विविधता के साथ साथ जो है वहाँ रहने वाले स्थानीय समुदायों और उनकी संस्कृति का भी जो है आपका संरक्षण करना है। और इसमें कोर बफर और ट्रांजिशन जोन भी जो है आपके होते हैं। जबकि नेशनल पार्क की बात कर ले तो ये आपका मुख्य रूप से जो है ना वन्य जीवों और प्राकृतिक आवास के संरक्षण पर जो आपका केंद्रित होता है, और यहाँ सुरक्षा का स्तर भी जो आपका बहुत अधिक होता है। इसके अलावा अगर ह्यूमन एक्टिविटीज यानी मानवीय गतिविधियों की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर जो आपका ट्रांजिशन जोन यानी बाहरी क्षेत्र में जो है ना ये आपका बस्तियां, खेती और शोध जैसी मानवीय गतिविधियों को जो ये आपका अनुमति होती है। जबकि नेशनल पार्क में यहाँ पर पालतू पशुओं को चराना, शिकार करना या फिर आपका निवास करना पूरी तरह से जो आपका प्रतिबंधित है। यानी बायोस्फीयर रिजर्व और आपका नेशनल पार्क में आपका सही कथन ये दिया गया था ना कि बायोस्फीयर रिजर्व में पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ स्थानीय मानव आबादी का संरक्षण भी जो आपका शामिल है, जबकि नेशनल पार्क में मानवीय गतिविधियां जो आपका प्रतिबंधित है। ये जो आपका सही कथन जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्पेस यानी अंतरिक्ष में बेहतर इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए जो है ना किस संस्था या फिर कंपनी को आपका मंजूरी और प्रमुखता जो है आपका प्राप्त है, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के हूबहू आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि एलन मस्क की कंपनी जिसका नाम आपका क्या है, तो ये आपका स्पेस एक्स है। इसने आपका स्टारलिंक परियोजना के माध्यम से जो है ना अंतरिक्ष में हजारों छोटो उपग्रह यानी सैटेलाइट्स का एक जाल जो आपका बिछाया है, और इसे आपका लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में जो आपका स्थापित किया गया है, ताकि पूरी दुनिया में विशेषकर जो है ना दूर दराज के क्षेत्रों और अंतरिक्ष मिशनों
दिनों के लिए जो है हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध मतलब कि ये जो आपका कराया जा सके। तो ऑप्शन में आपका स्पेस एक्स जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी स्पेस एक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1956 से 1961 तक रहा था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, ये आपका जो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी तीव्र औद्योगिकरण जो आपका रहा था। यानी दूसरी योजना का मुख्य लक्ष्य जो है ये बुनियादी और भारी उद्योगों का जो है ये आपका विकास करना था। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस योजना के तहत मैं आपको बता दूं कि सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए जो है ना आयात पर शुल्क भी जो है आपका अधिरोपित किया था। और इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्षित वृद्धि दर है ये आपका 4.5% जो आपका रखा गया था, जबकि वास्तविक जो विकास दर है ना ये आपका अपेक्षा से थोड़ी कम जो है आपका प्राप्त हुआ था, जो कि आपका 4.27% ही जो है ये आपका प्राप्त हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर वाटर का जो है मॉलिक्यूलर मास पूछा गया था, यानी जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको पहले भी बताता आ रहा था कि जब भी किसी अणु का आणविक द्रव्यमान आपको निकाला जाता है तो कैसे आपको निकालना होता है। तो देखिए उसके सभी घटक परमाणुओं के जो है ना परमाणु द्रव्यमान का योग जो है ये आपका अणु का आणविक द्रव्यमान ही जो है आपका कहलाता है। तो आपका यहाँ पर किसका निकालना था, तो देखिए यहाँ पर आपका H2O यानी आपका वाटर का जो वो निकालना था। H2 का अर्थ क्या हुआ कि इसमें आपका हाइड्रोजन के आपके 2 परमाणु है। H2 में आप देख सकते हैं 2 परमाणु है, और ऑक्सीजन का जो है एक आपका जो वो परमाणु होता है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है ये आपका एक ही होता है, तो 2 × 1 आपका 2 मतलब कि 2 होगा। और आपका जो है परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का कितना, तो ये आपका 16 है। तो यहाँ पर 16 और जब आप मतलब कि करोगे 2 × यहाँ पर 2 × 1 हो गया ना हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्लस आपका ऑक्सीजन का आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि एक ही आपका परमाणु है। तो 2 + 16 आपका कितना होगा, तो आपका 18 होगा। यानी आपका एटॉमिक मास जो आपका निकल कर आएगा वाटर का, यह आपका 18U जो आपका निकल कर आएगा मॉलिक्यूलर मास। तो 18U किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का यानी H+ की जो सांद्रता है ना यानी कंसंट्रेशन जो है ये कितना होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शुद्ध जल जो है ये आपका एक न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयनों की जो सांद्रता है ना ये बिल्कुल ही आपका जो वो बराबर होता है। और 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो आयनिक उत्पाद यानी आयनिक जो प्रोडक्ट होता है ना ये हमेशा आपका कितना होता है, तो आपका 10⁻⁻14 होता है। तो आप इस फॉर्मूले पे पुट करके भी जो है वैल्यू जो वो निकाल सकते थे। तो ये तो आपका मतलब कि आयनिक प्रोडक्ट आपका 10⁻⁻14 ही होता है। तो H+ के लिए यानी हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन निकल कर आएगा ना ये आपका 10⁻⁷ मोल पर L आएगा। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन बी में आपका जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इस सूत्र से जो है ना हम लोग मतलब कि आपका 10⁻⁷ का जो सांद्रता के कारण ही जो है ना 10⁻⁷ का सांद्रता के कारण ही जो है शुद्ध जल का जो pH मान होता है ये आपका 7 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इस सूत्र से जो है आप pH मान भी जो वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रिएक्टिविटी सीरीज यानी सक्रियता श्रेणी में जो है ना सोडियम और पोटेशियम को सबसे ऊपर क्यों रखा जाता है, इसका रीजन पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए अगर सबसे पहले हाईली रिएक्टिव यानी अत्यधिक अभिक्रियाशीलता की बात कर ले तो देखिए पोटेशियम और सोडियम जो है ना ये आपका अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती है, और वे अपने इलेक्ट्रॉन को जो है बहुत आसानी से जो आपके खो देते हैं, जिसे वे बहुत मजबूत रासायनिक बंध भी जो आपके बनाते हैं। और सक्रियता श्रेणी में कार्बन और हाइड्रोजन का जो उपयोग है ना एक आपका स्टैंडर्ड यानी मानक के रूप में आपका किया जाता है। क्योंकि आपका जो आपका सोडियम और पोटेशियम श्रेणी में कार्बन और हाइड्रोजन से जो है ना ये आपका बहुत ही ऊपर होता है, इसलिए कार्बन या हाइड्रोजन में इतनी आपका शक्ति नहीं होता है ना कि वे इन धातुओं के ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो ये आपका छीन सके यानी उन्हें जो आपका विस्थापित कर सके। तो यानी इससे आपका मतलब कि इसी कारण से जो है इन धातुओं को जो है ना कार्बन के साथ गर्म करके भी जो है ये आपका प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कि लोहे के साथ जो है आपका किया जाता है, लेकिन कार्बन के साथ जो आपका नहीं किया जाता है। और इनके आपका एक्सट्रैक्शन यानी निष्कर्षण के लिए आपका इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रोलाइसिस की आवश्यकता भी जो है आपका होता है।
तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी आपका सोडियम और पोटेशियम को सबसे ऊपर क्यों रखा जाता है सक्रियता श्रेणी में, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन द्वारा जो है ना ये आपके विस्थापित नहीं किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि यदि एक व्यक्ति को आपका मायोपिया विजन डिस्टेंस दूरी बिंदु जो आपका 80 सेंटीमीटर है, तो दृष्टि को ठीक करने के लिए जो है ना किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले अगर मायोपिया की बात कर लें तो देखिए इस दोष में व्यक्ति पास की वस्तुओं को जो है ना ये आपका स्पष्ट रूप से तो आपका देख सकता है, लेकिन दूर की जो वस्तुएं होती है ना इस मतलब कि दोष में वस्तुएं जो होती है ये आपका धुंधला जो आपका दिखाई देता है, क्योंकि प्रतिबिंब जो होता है इसमें आपका रेटिना के आगे जो है आपका बन जाता है। और अवतल लेंस जो होता है ये आपका मतलब कि एक डाइवर्जिंग आपका जो वो लेंस होता है यानी अपसारी लेंस होता है, और ये प्रकाश की किरणों को जो है ना रेटिना पर वापस फैलाने में भी जो आपका मदद करता है। इसीलिए मायोपिया में जो है आपका अवतल लेंस का प्रयोग जो आपका किया जाता है। और यहाँ पर आपका दूर बिंदु यानी फार पॉइंट आपका 80 सेंटीमीटर दिया गया था, यानी जब आप इसे मीटर में बदलोगे तो आपका 0.8 मीटर जो आपका निकल कर आएगा। और अनंत पर रखी वस्तु को देखने के लिए लेंस का जो फोकस दूरी होगा ना ये आपका -80 सेंटीमीटर होगा। और माइनस आपका इसलिए होगा ना क्योंकि ये लेंस जो है ये आपका अवतल लेंस है, इसलिए आपका अवतल लेंस में फोकस जो दूरी होता है ये आपका निगेटिव में होता है। तो पावर का फॉर्मूला निकाल के जो हम लोग इजीली जो हम लोग निकाल देते हैं, तो देखिए पावर आपका पावर इक्वल टू क्या होता है, तो वो आपका 1/f होता है। तो आपका 1 और f कितना दिया गया, तो ये आपका -0.8 मीटर जो आपका दिया गया है, क्योंकि मीटर में ही आपको फोकल लेंथ जो वो लेना होता है। तो -0.8 जो आपका आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे होते एक ऊपर आपका ऊपर चला गया, तो 8 दही आपका ये जब मैं यहाँ पे 80 देख रहा हूँ, यहाँ फिर लिख देता हूँ 10/8 है। तो ये आप जब करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो -1.25 जो है ना ये आपका डायोप्टर जो आपका निकल कर आएगा। तो आपका जो व्यक्ति को -1.25 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की जो है ना ये आपका आवश्यकता होगी। तो आपका अवतल लेंस किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी कनकेव लेंस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि हाइपरमाइट्रोपिया जिसे आपका दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, इसको ठीक करने के लिए जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसे आपका उत्तल लेंस का प्रयोग जो आपका किया जाता है। बेलनाकार लेंस से ये जो आपका मतलब कि एस्टिग्मेटिज्म के लिए होता है, यानी अभियुक्तता के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा द्विफोक्सी लेंस की बात कर लें तो आपका प्रिस्बायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष के लिए जो है ना इसका उपयोग जो आपका किया जाता है, यानी जब व्यक्ति को जो है पास और दूर दोनों की समस्या होना तो इसका प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर किन 2 राज्यों के बीच मुख्य विवाद है, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये सबसे पहले मेकेदातु क्या है, ये परियोजना क्या है, आप इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए मेकेदातु जो एक आपका बहुउद्देशीय यानी पेयजल और बिजली परियोजना है, जिसे आपका कर्नाटक सरकार द्वारा जो है कावेरी नदी पर कनकपुरा के पास बनाने का जो है ना आपका प्रस्ताव है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है बेंगलुरु शहर के लिए पीने के पानी का जो है ना आपूर्ति करना और पन बिजली भी जो है आपका उत्पन्न करना है। और आपका इसका विवाद का कारण क्या है, तो ये आपका कर्नाटक का कहना है ना कि ये जो परियोजना है केवल पीने के पानी के लिए ही है और इसमें तमिलनाडु को मिलाने वाले पानी के कोटे पर कोई भी आपका असर जो वो नहीं पड़ेगा। जबकि तमिलनाडु का आपका विरोध क्या है, तो देखिए तमिलनाडु का आपका तर्क ये है ना कि ये जो परियोजना है ये कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जो ये आपका उल्लंघन करता है। उन्हें डर है कि बांध बनाने से निचले राज्यों जैसे कि आपका तमिलनाडु को मिलने वाले पानी के प्रभाव में जो है ये आपका कमी आएगा, जिससे उसके किसानों की सिंचाई भी जो है आपका प्रभावी जो वो देखने को मिलेगा। और इसमें अगर भौगोलिक स्थिति की बात कर ले तो देखिए मेकेदातु का जो अर्थ है ना ये आपका मतलब कि गोट्स लीप होता है, यानी बकरी की छलांग होता है। और ये आपका वह स्थान है जहां कावेरी नदी एक गहरी संकट घाटी से होकर भी जो ये आपका गुजरता है। यानी आपका जो ये मुख्य जो विवाद है ना ये आपके कृष्णा और अगर ये बात कर ले कि जो मेकेदातु बांध परियोजना है ये किन 2 राज्यों के बीच आपका मुख्य विवाद है, तो ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य जो है ये आपका मुख्य विवाद है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों के विश्लेषण की बात कर ले तो देखिए आपका जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसका मुख्य विवाद जो है ना ये आपका कृष्णा और गोदावरी नदी के जल बंटवारे को लेकर जो ये आपका है। और केरल और तमिलनाडु की बात कर ले तो देखिए इनका जो मुख्य विवाद है ना ये आपका मुल्ला पेरियार बांध की सुरक्षा और जल स्तर को लेकर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि केशव चंद्र सेन का संबंध जो है ना मुख्य रूप से किस समाज या फिर संस्था से ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए केशव चंद्र सेन का जो मुख्य संबंध है ना ये आपका ब्रह्म समाज और विशेषकर 1866 में स्थापित भारतवर्षीय ब्रह्म समाज से है। और वे आपके 1857 में ब्रह्म समाज में जो आपके शामिल हुए थे और बाद में उन्होंने जो है ना भारतीय सुधार संघ जो कि आपका 1870 और नव विज्ञान यानी 1881 की स्थापना भी जो इन्हीं के द्वारा आपका किया गया था, जो कि सामाजिक सुधार और धर्म के समन्वय पर जो आपका केंद्रित था। तो ऑप्शन में आपका भारतीय ब्रह्म समाज आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी भारतीय ब्रह्म समाज आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका साइंस में न्यूमेरिकल से आता है कि यदि किसी परिपथ में आपका विभवांतर जो है ना यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका 10 वोल्ट आपका दिया गया है और प्रवाहित आवेश जो है यानी आपका जो चार्ज ये आपका कितना दिया गया, तो ये आपका 20 कूलम जो आपका दिया गया है। तो किया गया जो कार्य है ना यानी आपका वर्क डन जो ये कितना होगा, ये आपसे जो वो पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये विद्युत विभवांतर की मतलब परिभाषा के अकॉर्डिंग जो है ना प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को जो है ना ये आपका विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका कहा जाता है। और आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए आपका W इक्वल टू जो है ना V इंटू आपका Q होता है। यहाँ पे आपका वर्क डन जो इस प्रकार से आपका निकाला जाता है। जब भी आपका V और Q दिया रहे तो देखिए आपका यहाँ पर W निकालना है। V आपका कितना दिया गया, तो ये आपका 10 वोल्ट आपका दिया गया है और Q यानी चार्ज आपका कितना, तो 20 आपका दिया गया है। तो 20 देने कितना होता है, तो आपका 200 होता है। यानी आपका किया गया जो कार्य होगा ना ये आपका 200 जूल होगा। तो ऑप्शन सी 200 जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर फिर से न्यूमेरिकल पूछा गया था कि यदि किसी माध्यम में प्रकाश का जो वेग है ना यानी आपका वेलोसिटी जो है ये आपका 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो उस माध्यम का जो अपवर्तनांक है ना यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का जो है ये आपका रेशियो होता है। इसलिए इसका जो सूत्र होता है ये आपका n = c/v होता है। जहाँ पर c आपका क्या है, तो ये आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और v आपका वेलोसिटी कितना दिया गया था, तो ये आपका 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो आपका दिया गया था। तो जब आपका ये दोनों वैल्यू आपका दिया गया है तो इजिली आप n जो वो निकाल लोगे। तो n आपका यहाँ पर मतलब कि कितना, तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो इसे आप जब सॉल्व करोगे ना तो ये आपका 10⁸ आपका कट जाएगा। तो 3/2.25 जो आपका निकल कर आएगा, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में आपका 2 जीरो जो आपका चल जाएगा यानी 300/225 आपका आ जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका 4/3 से कट जाएगा यानी n जो आपका निकल कर आ रहा है ना ये आपका 1.33 जो आपका निकल कर आ रहा है। और यही आपसे पूछा भी गया था कि आपका जो है उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो आपका 1.33 होगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये आपका जल का जो ये आपका अपवर्तनांक होता है 1.50 की बात कर ले तो ये जो आपका ग्लास यानी कांच का जो ये आपका मतलब कि अपवर्तनांक होता है जहाँ पर आपका वेग जो आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसके अलावा 2.42 ये जो आपका हीरे यानी डायमंड का जो ये आपका अपवर्तनांक होता है जो कि आपका सबसे अधिक होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली का आकार यानी सतह जो है ना बड़ा होने से वो आपका एटीपी के संश्लेषण के लिए किसमें वृद्धि करता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली यानी इनर मेम्ब्रेन के अंदर की ओर जो है ना मुड़कर अंगुलियों जैसी संरचनाएं जो ये आपका बनाती है जिन्हें आपका क्रिस्टी जो आपका कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली पर जो है ये आपका क्रिस्टिन नामक जो है आपका तह होती है जो कि आपका सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल को जो है ना ये आपका बढ़ाता है। तो ऑप्शन बी पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक और न्यूमेरिकल से आता है कि 5 ओम और 15 ओम के 2 प्रतिरोधक यानी रजिस्टर्स आपके जो सीरीज यानी श्रेणी क्रम में आपके जुड़े हुए हैं और यदि इन पर आपका 10 वोल्ट का आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपका लगाया जाता है तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली करंट यानी धारा क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार की जो आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे।
तो सबसे पहले हम लोग टोटल रेजिस्टेंस यानी कुल प्रतिरोध की गणना जो वो कर लेंगे। तो आर टोटल आपका मतलब कि सीरीज में आपका दिया गया, तो आर टोटल आपका क्या होगा, तो आर टोटल आपका R1 प्लस R2 होगा, क्योंकि सीरीज में आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 ही ये आपका सूत्र होता है। जब पैरेलल रहता है तो ये आपका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, तो R1 आर इक्विवेलेंट जो है ना 1R1 प्लस 1R2 प्लस 1R3, ये जो आपका पैरेलल में होता है, लेकिन सीरीज में आपका इस प्रकार से आपका जोड़ा जाता है। तो आर टोटल कितना निकल कर आया, तो R1 आपका 5 ओम दिया गया था और R2 आपका 15 ओम दिया गया था, तो आर टोटल जो है आपका 20 ओम जो आपका निकल कर आएगा। अब हम लोग जो ओम्स के नियम को जो वो लगा लेंगे, तो ओम्स का नियम आपका क्या होता है, तो V इक्वल टू I इंटू R होता है। तो यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हमारे जो है क्या क्या दिया गया है, तो देखिए आपका V और R जो आपका दिया गया है और I हमें जो वो कैलकुलेट करना है, तो I आपका करंट जो है कैलकुलेट कर लेंगे। V आपका 10 और R आपका कितना, तो ये आपका 20 जो वो दिया गया, तो आपका 10/20 आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका 0.5 एम्पियर जो आपका निकल कर आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था कि आपका जो करंट निकल कर आएगा ना, यानी आपका प्रवाहित होने वाली धारा जो है ये कितना होगा, तो ये आपका 0.5 एम्पियर होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जो है ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो मैच जो वो करना था, जहां पर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आपको मैच करना था, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको मैच करना था और कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जो है ये आपको मैच करना था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले अगर बात कर ले कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना उसके परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर पर जो आपका निर्भर करता है, जो इन इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को जो आपका दर्शाता है। जहां पर सबसे पहले अगर सोडियम की बात कर ले तो सोडियम का सूत्र आपका Na होता है, जिसका परमाणु क्रमांक जो है ये आपका 11 होता है। और विन्यास में प्रथम कोश के में जो आपका कितना, तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपके द्वितीय एल में जो आपका 8 और तृतीय में जो है आपके 8 इलेक्ट्रॉन जो है आपके होते हैं। तृतीय एम में जो है आपके 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 2 8 तो आपका फिल हो गया, 8 2 10 हो गया। और एम आपका जो वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 11 ही परमाणु क्रमांक है आपका सोडियम का, इसलिए आपका सोडियम का जो मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये आपका 2 8 1, ये आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसके बाद अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का आपका परमाणु क्रमांक ये आपका 12 होता है, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये आपका 2 8 2 होगा। फिर आपका कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है ये आपका 20 होता है, यानी के में तो आपका 2 होगा, एल में आपका 8 होगा, लेकिन एम में जो है ना ये आपका 8 होगा, क्योंकि एन में आपका 2 इलेक्ट्रॉन आपका जो है मतलब कि अष्टक नियम के अनुसार तीसरी कक्षा में 8 के बाद जो है ना ये चौथी जो है आपका शुरू हो जाता है। इसलिए आपका जो परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग आपका कैल्शियम का जो आपका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये आपका 2 8 8 2, ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल कर आएगा। तो ये किस ऑप्शन में इस प्रकार से आपका जो वो दिया गया देख लेते हैं। तो देखिए आपका जो है कैल्शियम का ये वाला आपका दिया गया, यानी तीसरा का दूसरा किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप कहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एक आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी द्विपरमाणु अणु का उदाहरण ही आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले अगर बात कर लीजिए डाई एटॉमिक यानी द्विपरमाणु अणु होता क्या है, तो देखिए अणु जो एक ही तत्व के 2 परमाणु यानी 2 एटम्स की आपस में जुड़ने से आपके बनते हैं ना, उन्हें आपका द्विपरमाणु अणु जो आपका कहा जाता है। और हाइड्रोजन जो होता है ये आपका प्रकृति में स्वतंत्र रूप से जो है ना एकल परमाणु के रूप में आपका नहीं बल्कि हमेशा आपका H2 के रूप में जो है ना ये आपका पाया जाता है। इसलिए आपका हाइड्रोजन जो होगा ये आपका एक द्विपरमाणु यानी डाई एटॉमिक मतलब कि मॉलिक्यूल्स होंगे। और कौन कौन से डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो देखिए नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारे भी जो आपके तत्व है ना ये आपके द्विपरमाणु का आपके अणु है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप क्या बताया था कि हमारे शरीर के आंतरिक अंगों जैसे कि आहार नाल या फिर रक्त वाहिकाओं की मूवमेंट यानी गति में मुख्य रूप से जो है ना कौन सा ऊतक जो आपका मदद करता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए आपके जो मतलब कि हमारे शरीर में आंतरिक अंगों की गति में मुख्य रूप से जो है ना ये आपका स्मूथ मसल यानी चिकनी पेशी जो है ना ये आपका मदद करता है। और चिकनी पेशी इन्हें आपका मतलब कि इनवॉलेंट्री मसल यानी अनैच्छिक पेशी भी जो आपका कहा जाता है, क्योंकि इनकी गति हमारे नियंत्रण में जो है ना आपका नहीं होता है। और ये ऊतक जो है आंखों की पुतली, मूत्र वाहिनी, फेफड़ों की श्वसनी और विशेष रूप से जो है ये आपका एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल में जो है ना
भोजन के संचयन यानी आपका पेरिस्टोलिसिस में भी जो आपका मदद करता है। और इसकी संरचना क्या होती है, तो देखिए इनकी कोशिकाएं जो है ना ये आपका लंबी और सिरों पर जो है आपका नुकीली होती है और इनमें केवल जो है एक आपका केंद्रक होता है। इनमें कंकाल पेशियों की तरह आपका जो मतलब कि स्ट्रिएशंस यानी धारियां जो है आपका नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे आपका मतलब कि चिकनी पेशी भी जो है आपका कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ा था कि बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो है ना वर्तमान में प्रदूषण का कारण क्यों बन गए हैं, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले अगर बायोडिग्रेडेबल के अगर जीवन शैली और कचरा की बात कर ले तो देखिए आधुनिक जीवन शैली में जो आपका उपभोग का स्तर है ना ये आपका बहुत ही बढ़ गया है। हालांकि जैव निम्नीकरण पदार्थ जैसे कि भोजन का कचरा हो गया, कागज हो गया या फिर आपके सूती कपड़े हो गए, ये प्राकृतिक रूप से जो ना ये आपके सड़ जाते हैं, लेकिन इनकी इतनी मात्रा में आपका उत्पादन हो रहा है ना कि प्रकृति का जो ये आपका अपघटन दर यानी डिकम्पोजिशन जो रेट है ये आपका कम जो वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर अनुचित प्रबंधन की बात कर ले तो देखिए जब भारी मात्रा में गीला कचरा यानी जैव निम्नीकरण बिना उपचार में आपका लैंडफिल यानी कचरे के ढेर में आपका फेंक दिया जाता है ना, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी में ये आपका मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैस जो है ना ये आपका पैदा करते हैं, जो कि आपका ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी जो आपका बनता है। और यदि इन्हें आपका सीधे जल स्रोत में आपका बहा दिया जाना तो इनके सड़ने से पानी में ऑक्सीजन की कमी जो आपका हो जाती है, जिससे मछलियां और अन्य मतलब कि जलीय जीव जो होते हैं ना ये आपके मरने लगते हैं। इसके अलावा इससे आपका निष्कर्ष ये निकलता है ना कि समस्या पदार्थ की प्रकृति में नहीं बल्कि हमारे प्रबंधन और अत्यधिक उपयोग में है। यानी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर ले कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वर्तमान में प्रदूषण का कारण क्यों बन रहे हैं, तो ये आपका जो है मतलब कि लोगों की जीवन शैली में बदलाव के कारण इनका अत्यधिक उत्पादन और अनुचित निपटान जो है ये आपका मतलब कि प्रमुख कारण जो है आपके बन गए हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी मास आपका जो है 12 केजी दिया गया है और वह आपका 8 मीटर पर सेकंड की वेग से आपका गति कर रहा है, यानी वेलोसिटी जो है आपका 8 मीटर पर सेकंड आपका दिया गया है, तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कि आपसे पूछा गया था। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका हाफ mv², ये जो आपका काइनेटिक एनर्जी का जो आपका फॉर्मूला होता है। तो हाफ मास आपका कितना दिया, तो आपका 12 दिया गया है, उसके बाद आपका भी कितना दिया, तो ये आपका 8 दिया गया, तो 8 का स्क्वायर आप कर लीजिएगा, तो इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आपका 1/2 इंटू 12 ये आपका मतलब 2 से कट जाएगा 6 बार में, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये आपका 64 होता है। तो 64 इंटू 6 आपका कितना होगा, तो 6 यहाँ पर 6 चौका 24 और 6 छक 36, यानी आपका जो है 384 जो आपका निकल कर आएगा। ऑप्शन बी 384 जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को 20 मीटर की ऊंचाई तक आपका उठाया जाता है, यानी आपका मास आपका 15 केजी गिवन दिया गया क्वेश्चन में, 20 मीटर की ऊंचाई यानी हाइट आपका जो वो 20 आपका जो है मीटर दिया गया है, और यदि जी आपका जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वस्तु की जो स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी जो आपको ज्ञात करना था, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका mgh होता है, सिंपल सा आपका है। m आपका कितना दिया गया, तो m आपका 15 जो आपका दिया गया, जी आपका 9.8 जो आपको लेना है, क्वेश्चन में आपका गिवन दिया गया था। उसके बाद आपका हाइट कितना दिया गया, तो ये आपका 20 मीटर जो आपका दिया गया है। तो सिंपली आप जब वहाँ पॉइंट हटाओगे तो ये आपका 10 नीचे चला जाएगा, तो 10 दूनी 20 ये आपका, और 98 इंटू 2 कितना होता है, तो 196 इंटू 15 हो जाएगा। 196 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये लगभग आपका कितना 6×5 30, यहाँ पर आपके 2940 जूल जो है ये आपका निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी 2940 जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि मानव शरीर में लिगामेंट और टेंडन का जो मुख्य कार्य है ना ये क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए लिगामेंट आपका ये मतलब कि पीला रेशेदार ऊतक होता है जो बहुत ही आपका लचीला होता है, और इसका जो मुख्य कार्य है ना लिगामेंट का, ये आपका एक हड्डी को जो है दूसरे हड्डी यानी बोन टू बोन से जोड़ने का जो ये आपका कार्य करता है, ताकि जोड़ जो आपका स्थिर रह सके। टेंडन की बात करें तो इसे आपका कंडरा भी कहा जाता है, और ये आपका एक सफेद रेशेदार ऊतक होता है जो बहुत ही मजबूत लेकिन कम लचीला होता है, और ये आपका मांसपेशियों को जो है हड्डी से यानी मसल टू बोन को जो आपका जोड़ता है, जिससे मांसपेशियों के संकुचन से हड्डियां भी जो है ये आपका हिल जाता है। यानी लिगामेंट जो होता है ये आपका हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, जबकि टेंडन जो है आपका मांसपेशियों को हड्डी से जो आपका जोड़ता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण में इन्फिनिटी से आने वाली समानांतर किरणें जो है ना
परावर्तन के बाद कहाँ पर आपका कन्वर्ज होता है यानी अभिसरित होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब प्रकाश की किरणें आपका अनंत से आती है ना कनकेव मिरर में, तो ये आपका मुख्य अक्ष के समानांतर होती है और अवतल दर्पण इन किरणों को परावर्तित करके जो है ना एक बिंदु पर जो आपका केंद्रित कर देता है, जिसे आपका फोकस जो आपका कहा जाता है। इसलिए अवतल दर्पण को जो है ये आपका कन्वर्जिंग मिरर यानी अभिसारी दर्पण भी जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी मुख्य फोकस पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि पुष्पों में पराग नलिका यानी पॉलन ट्यूब का मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये परागकण के बाद परागकण जो है ना ये आपका स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र में जो पर जो आपके गिरते हैं और वहां से एक पराग नलिका भी जो आपका निकलती है, जो कि वर्तिका यानी स्टाइल से होते हुए जो है ना ये आपका ओवरी तक जो आपका जाता है और इसका कार्य जो है ये नर युग्मकों को सुरक्षित रूप से बीजांड तक जो आपका पहुंचाना है, ताकि आपका फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन जो आपका किया जा सके। यानी अगर बात कर लीजिए पुष्पों में पराग नलिका का मुख्य कार्य क्या होता है, तो पराग कणों को बिना व्यर्थ किए जो है ना ये बीजांड तक पहुंचाना, ये जो इसका मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बात है कि एक व्यक्ति 11 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक चक्कर 20 सेकंड में आपका लगाता है। 3 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं यानी विस्थापन जो होगा ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये कुल समय आपका कितना है, तो ये 3 मिनट आपका 20 सेकंड लग रहा था। तो देखिए 3 इसको हम लोग सेकंड में जो वो चेंज कर लेंगे, तो 3 इंटू आपका 60 हो जाएगा प्लस आपका 20, यानी आपका 3 मिनट को हम लोग मतलब कि सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यानी जो हमारा कुल समय निकल कर आएगा ना सेकंड में, ये हमारा 200 सेकंड जो आपका निकल कर आएगा। और एक चक्कर का समय आपका कितना है, तो ये आपका 20 सेकंड है। यानी कुल चक्कर आपका कितना हो जाएगा, तो 200 बटे आपका 20 यानी 10 चक्कर जो है ये आपके पूरे चक्कर हो जाएंगे। चूंकि व्यक्ति आपका 10 चक्कर पूरे जो है आपका लगा चुका है और वह आप मतलब कि वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पर जो है आपका आ गया है। यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी का जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा ना यानी विस्थापन जो है इसे आपका कहते हैं। और विस्थापन जो होगा ये क्या होगा, क्योंकि शून्य होगा। तो शून्य जब आपका विस्थापन होगा ना, तो ये आपका यही पूछा गया था। तो ऑप्शन सी शून्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि विस्थापन का आपका मतलब ही क्या होता है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, इसे ही तो आपका विस्थापन जो आपका कहा जाता है। जो कि आपका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु में आपका एक ही स्थान पर आ गया है, तो इसलिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये आपका शून्य होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण ही आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर एक स्थिर गति यानी स्पीड से आपका वृत्ताकार पथ पर आपका चलती है ना, तो उसे ही जो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो आपका कहा जाता है। और चंद्रमा की कक्षा लगातार वृत्ताकार होती है और इसकी चाल भी जो है आपका स्थिर रहती है। हालांकि दिशा तो आपका लगातार बदलते रहता है, लेकिन इसका जो स्पीड है यानी आपका चाल जो है आपका स्थिर रहता है। इसलिए आपका जो एक समान वृत्तीय गति का जो आपका उदाहरण है ना कि चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति, ये जो आपका एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है ना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है ये आपका नहीं होता, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे 2 ऑप्शन ही बच्चों द्वारा मुझे मिल पाए थे। जैसे कि एक ऑप्शन मिला था कि वस्तु का पृथ्वी की ओर से गिरना, समुद्र में ज्वार भाटा आना, ये 2 ऑप्शन बच्चों द्वारा मुझे मिल पाए थे। तो ये तो दोनों आपका जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जो आपके होते हैं, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। मैंने ये जो 2 ऑप्शन है ना ये सी और डी वाला ये अपने तरफ से लिया है। तो देखिए अपने तरफ से लिया है तो देखिए बादलों का तैरना, ये जो आपका ब्योंसी यानी आपका उत्प्लावन बल और हवा के घनत्व के कारण आपका होता है। गुरुत्वाकर्षण तो आपका उन्हें नीचे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के साथ जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ही जो ये आपका आता है। तो देखिए बादलों का आसमान में तैरना, ये जो आपका मतलब कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ये आपका नहीं होता है। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन में दिया गया हो तो आपका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन मैंने अपने तरफ से ऑप्शन लिया है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात की यदि किसी वस्तु पर 21 न्यूटन का बल लगाने पर वह बल की दिशा में जो है ना 3 मीटर आपका विस्थापित होता है यानी आपका डिस्प्लेस होता है, तो किया गया जो कार्य वो क्या होगा आपसे पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका मतलब कि बल और आपका विस्थापन और कार्य पूछे तो ये सिंपल सा सूत्र होता है W=F × S होता है। यहाँ जहाँ पे F आपका फोर्स हो गया, S आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो फोर्स आपका 21 न्यूटन दिया गया था। S आपका जो वो 3 मीटर यानी डिस्प्लेसमेंट आपका 3 मीटर आपका विस्थापित
स्थापित हो रहा है, तो 21 × 3 कितना होगा, तो ये आपका 63 हो जाएगा। यानी जो आपका किया गया कार्य होगा ये आपका 63 जूल होगा। तो ऑप्शन सी 63 जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि निम्न अभिक्रियाशीलता वाली धातुओं जैसे कि मरकरी और कॉपर का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन जो है ना, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा आपका किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लो रिएक्टिविटी यानी निम्न अभिक्रियाशीलता वाली धातुओं जैसे कि मरकरी और कॉपर का जो निष्कर्षण है ना, ये आपका मुख्य रूप से जो है उनके सल्फाइड अयस्कों को जो है वायु की उपस्थिति में केवल गर्म करके यानी वर्जन या फिर रोस्टिंग करके जो है ना, ये आपका किया जाता। तो यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी रोस्टिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक और आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था कि किसी तार का जो प्रतिरोध है ये आपका 10 ओम है, यदि इसमें आयतन को बदले बिना उसकी लंबाई को आपका 3 गुना कर दिया जाए तो तार का जो नया प्रतिरोध होगा ना, ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि किसी चालक का प्रतिरोध आपका किस सूत्र से आपका निकाला जाता है। तो देखिए R = जो है रो L/A होता है, जहाँ रो आपका क्या होता है, तो आपका प्रतिरोधकता होता है, L आपका लंबाई होता है और A जो होता है ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी A जो होता है ये आपका क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर तार का जो आयतन है ये आपका नहीं बदलता है, इसलिए यदि लंबाई को आपका 3 गुना भी आपका बढ़ाया जाना तो तार जो ये आपका पतला हो जाएगा और उसका क्षेत्रफल भी जो है ये आपका 1/3 जो है आपका हो जाएगा। तो आपका जो नई लंबाई निकल कर आएगा ये कितना हो जाएगा, तो L' जो है आपका 3L जो है आपका निकल कर आएगा और नया क्षेत्रफल आपका A' कितना आ जाएगा, तो ये आपका A/3 जो ये आपका निकल कर आएगा। तो हम लोग जो आप नया प्रतिरोध को जो वो कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि नया प्रतिरोध ही जो आपको निकालना है। तो R' आपका रो L' हो जाएगा। रो आपका L' आपका कितना, तो 3L जो आपका निकल कर आया था। उसके बाद A' आपका A/3 जो आपका निकल कर आया था। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो R' जो है ये आपका 9 × R जो आपका निकल कर आएगा। चूंकि प्रारंभिक जो प्रतिरोध है ये आपका R 10 ओम जो आपका दिया गया था, तो R' जो आपका निकल कर आएगा यानी जो नया प्रतिरोध निकल कर आएगा ना, ये आपका 90 ओम जो आपका निकल कर आएगा और यही आपसे पूछा गया था। तो 90 ओम ऑप्शन सी में आपका दिया गया, यानी तार का जो नया प्रतिरोध होगा ये आपका 90 ओम होगा। तो ऑप्शन सी 90 ओम आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इतने क्वेश्चन जो है बच्चों द्वारा आज मुझे मिल पाए तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और टेलीग्राम पे डायरेक्टली जाकर भी जो है आप मैं आप फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टडी फॉर यू, सारे आप कैपिटल अक्षर में लिखिएगा स्टडी फॉर यू 450 आप ये सर्च कीजिएगा और एग्जाम देने के बाद आप डायरेक्टली मैसेज भी जो वो कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।